ये उल्टा उल्टा कर, उल्टा ही कर। हेलो एवरीवन। हेलो जी। आप अपना कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? आप कहाँ से जुड़े हैं मेरे साथ? सर मुझे कह रहे हैं आप? मैं हाँ जी मैडम, आपको ही कह रहा हूँ मैं। सर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हूँ। अच्छा मैडम, आपका नाम? भावना गेरा। अच्छा जी। भावना जी, आप वैसे क्या एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, या? सर बस ये पता है 9 ग्रह होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, बाकी उनका रोल क्या है ये कुछ नहीं पता। देखो, ये जो हमारा कोर्स है ये एस्ट्रो वास्तु का है, जो आज हमारा हाँ ये जी, पहली है ये। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है और कुछ नहीं पता है इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी। आप है कहाँ से वैसे मैडम? दिल्ली से हूँ सर, अच्छा, लक्ष्मी आप नगर। दिल्ली में हैं। तो मैं तो आपके पड़ोसी हूँ, फिर तो मैं तो फरीदाबाद से हूँ। अच्छा। चलो, मैं आपको थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है, मैं फरीदाबाद से हूँ, हाँ जो कि जी। एनसीआर के अंदर आता है। मैं एस्ट्रो वास्तु वैदिक सब चीज पढ़ाता हूँ। इसके मेरे रेगुलर बैच चलते रहते हैं। एस्ट्रो वास्तु का ये आज से स्टार्ट हो रहा है। आज इसकी पहली क्लास है। इसमें क्या होगा कि हम एस्ट्रो प्लस वास्तु, यानी एस्ट्रो हो गया ज्योतिष, इसको अगर हम सन्धि विच्छेद कर देते हैं, प्लस वास्तु। हाँ जी सर। वास्तु मतलब जहां हम निवास करते हैं, जहां पर हम कुंडली के द्वारा
घर के वास्तु को ठीक करते हैं, वो एस्ट्रो वास्तु होता है। कहने का मतलब है कि हमने वास्तु कर लिया लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। सब कर लिया हमने, 16 कर लिए, 32 दिशाएं, 32 एंट्रेंस कर दी, 16 कर दिए, सारा इधर से उधर कर दिया, 5 एलिमेंट सब बैलेंस कर दिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। तब हम एस्ट्रो वास्तु देखते हैं कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है, तब हम उसके ऊपर आते हैं। हाँ जी। तो ये क्लियर है कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। हम ये जर्नी हाँ जो जी आज से सर। कर रहे हैं। सर बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर, योगेश शुक्ला बोल रहा हूँ सर, हाँ जी सर, जोधपुर। बताइए जी, क्या हाल है जी। बढ़िया जी, बढ़िया। और बताइए, पहले जी, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए, मैंने तो अपने बारे में बता दिया। मैं योगेश शुक्ला जोधपुर पे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मकान बनाते और भी बेचता हूँ। बिल्डिंग का काम भी है मेरा। और ज्योतिष में मैं वैदिक है और केपी है, बीएनएन के बारे में काफी पढ़ा है मैंने। सिर्फ पढ़ाई या प्रैक्टिस भी करते हो। प्रैक्टिस फ्री ऑफ चार्ज करिए, प्रोफेशनल नहीं उतरा, अब उतरने का विचार है आपके सानिध्य में। नॉलेज तो है ना, कम से कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज ही अच्छी मेन नॉलेज है, है। प्रैक्टिस तो आप करोगे तो अपने आप, जब एक काम करोगे तो अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे आपके काम में तो वास्तु ज्यादा चलता है क्योंकि आपका बिल्डिंग का काम है। हाँ, बिल्डिंग का है। और क्या है कि कई बार मैं देखता हूँ कि आदमी ने बड़े मन से मकान बनाया है और अब उसके बेचने की नौबत आ गई है, तो क्यों आ गई है, तो ये मेरे मन में प्रश्न उठता है। तो फिर मैं ये देखूं कि यार अगर थोड़ी हेल्प कर दें तो उसका सपना है जो टूटे नहीं। हाँ, वही तो बात है कि आपके काम का तो वास्तु है, क्योंकि जब वास्तु करोगे, आप बिल्डिंग बनाओगे, स्टार्टिंग से अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाओगे तो उम्मीद है कि 100 में से 90% तो कामयाब होंगे ही। बाकी 10% जो है फिर कुंडली भी मैटर करती है कि भैया क्या है, हम्म। क्योंकि वास्तु का जी काम तो वास्तु ही करेगा। अब एक घर बिल्कुल में सर, 6 बंदे रहते हैं और कुंडली सिर्फ एक को इफेक्ट कर रही होगी, तो हम सबके हिसाब से तो नहीं, हम तो घर तो फिर वास्तु के हिसाब से ही बनाएंगे। फिर अगर 6 बिल्कुल बंदे की सर। कुंडली लेंगे तो फिर तो मकान ही नहीं बन पाएगा। जी बिल्कुल। मकान जो हम बनाएंगे वो वास्तु के हिसाब से ही बनाएंगे। जी जी। लेकिन जब प्रॉब्लम आ रही है महादशा की, उसके अकॉर्डिंग फिर उस बंदे का हम देखेंगे भैया, उसके हिसाब से कौन सी चेंजेस अपने को करनी है, वो बिल्कुल एस्ट्रो। सर, बिल्कुल। जी जी। आप जिनका कह रहे थे लिंक देने का, उनको लिंक भेजा, मैंने भी भेजा था वैसे तो लिंक, आज वो आए या नहीं आए पता नहीं। एक जना तो वो गया, स्कूल गया हुआ है बच्चों को छोड़ने, शायद लेट हो गया वो। तो, अच्छा। बच्चे का एग्जाम पेपर चल रहे हैं, तो वहाँ गया। और दूसरी वो लेडीज पता नहीं है, मैंने ज्यादा संपर्क नहीं किया है, मैंने भेज दिया और लिख दिया है, मैंने कहा आप देख लो। तो उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। नहीं आया तो चलो, कोई बात जिन जिनकी किस्मत में होगा वो जुड़ेंगे, जिनका नहीं होगा हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। नहीं। बस यही क्योंकि हम होगा। पहले इसको चुनते हैं फिर ये अपने को चुनता है, क्योंकि कई चीजें सीखने के बाद भी लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तो इसको हाँ। चुन लिया, उसने अपने को नहीं सुना। हम्म। नहीं तो हर कोई मास्टर बन जाएगा। 100 अभ्यास के बंदे ऊपर है। सीखते हैं, उसमें से सिर्फ 10 या 15 लोग प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल यही होता है। होता यही है 15%, 15% ही होते हैं। सर, 10 या 15, अगर हम ज्यादा खींच ले तो 20%, इससे ऊपर नहीं जाता। हम्म। बिल्कुल क्योंकि देखो सर, आप भी सीख रहे हो, आप कोशिश करोगे पहले अपने बिजनेस पे ध्यान दो, आपका बिजनेस सही चलेगा तो आप इसको साइड पे रख दोगे, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल और जब बिजनेस नहीं चलेगा फिर आप इसकी तरफ जाओगे, भैया देखोगे कि क्या रीजन है, फिर आप इसमें जाओगे, फिर वो टाइम आपको अपने आप इसके अंदर ले जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि वो डायरेक्शन आपके प्लेनेट आपको इस तरफ घुमा देंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं, पहले हम इनको चूज करते हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद ये अपने को चूज करता है कि भैया हम इसके काबिल हैं या नहीं है। भले हम जितनी मर्जी नॉलेज है, जितना मर्जी सीख लें, जब तक ये ओके नहीं करेगा हमारे लिए सब पानी है, बिल्कुल सब सर। बह गया। तो सर इसीलिए इसमें पहले ये भी हमें होता है क्या तो, कि वास्तु जो हमारा लेने आएगा नहीं है, वास्तु प्रोफेशन में हमारा लेने आएगा नहीं है, ये भी पता पड़ता है। सर देखो, वास्तु आपका प्रोफेशन में है या नहीं है, वो सब चीजें तो कुंडली डिसाइड करेगी। आपका जैसे मंगल से वो रिलेटेड, आपका वो बिल्डिंग बना रहे हैं तो नेचुरल बात है आपका सैटर्न से रिलेटेड है। और अगर आप प्रॉपर्टी हाँ, का खाली जमीन का करते हैं तो मंगल से रिलेटेड होता। पैटर्न मंगल की राशि पे बैठा है चतुर्थ भाव में, सैटर्न नीच मंगल का दोनों ऊपर। ही है, तभी तो आप जमीन खरीद के मकान बनाकर बेच रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी तो वो हो रहा है। जी जी।
और अगर मून भी साथ जुड़ जाएगा उसमें तो समझ लो वास्तु भी आ जाएगा। मून मंगल, वास्तु मंगल होता है ना, तो मून सर होता है। वास्तु होता है, लेकिन मून के साथ क्या होता है कि आप ट्रैवलिंग भी करते हो, वास्तु में आपको ट्रैवलिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ से वहां हाँ हाँ क्लाइंट हाँ। विजिट करना पड़ेगा। तो मून का घर तो है। सर क्लाइंट विजिट भी तो करनी पड़ेगी ना। मून क्या है? बहता पानी। मून यानी हाँ पानी। पानी बहता रहता है, वो कभी टिकता नहीं है। आपको वास्तु विजिट करनी है तो एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो अगर हो जाएगा तो समझ लो आपका उसके अंदर जुड़ रहा है। बीएनएन में गुरु मून को फॉलो कर रहे हैं। सर जैसे भी हो इनका लिंक बनना चाहिए, मून का अगर लिंक बन रहा है समझ लो चलेगा। सर और इससे हम मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सर हाँ जी, हाँ जी, पूछिए मैडम। इससे हम अपनी भी पत्री देख सकते हैं, मतलब ये सीख के इतनी नॉलेज से। मैडम देखो, ये जो कोर्स है, हम्म। ये कोर्स है, ये है एस्ट्रो वास्तु। इसको करने के बाद आप पत्री नहीं देख पाएंगे, आप अपने घर का वास्तु ठीक कर पाएंगे। और ओके सर। पत्री सीखने के लिए वो वैदिक का कोर्स होता है, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है अगले हफ्ते रात को 10 बजे के बाद से, 10:15 बजे से। वो 21 दिन पूरा पत्री के ऊपर होगा। उसको करने के बाद आप पत्री सीख पाएंगे। ओके। ये वाला जो कोर्स है ये वास्तु के ऊपर है, कि हम वास्तु को कुंडली से कैसे ठीक करेंगे। पहले ओके। 2 दिन हम इसमें कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, कुंडली क्या होती है, प्लेनेट क्या होते हैं। फिर 2 दिन हम वास्तु को पढ़ेंगे। फिर घर के मैप को इसके ऊपर ले जाएंगे कि घर का वास्तु इनसे कैसे करें। पहले वैदिक से करेंगे, फिर केपी से करेंगे, हिट थ्योरी से। ठीक है। इसके अंदर ये होगा। और अगर आपको वैदिक का सीखना है तो वो हमारा अगले हफ्ते मतलब 26 तारीख के बाद 27 को या 28 को स्टार्ट होगा रात को 10 बजे से। ओके सर। कि वो फिर पूरा 21 दिन वैदिक से कुंडली देखना ही सिखाएंगे, पत्री की कुंडली क्या होती है, कैसे देखते हैं क्या नहीं। इसमें 2 दिन पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब इसमें देखो कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको ना कुंडली आती है ना वास्तु आती है, तो थोड़ा बेस उनको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी सर। 2 दिन पहले हम कुंडली पढ़ेंगे, 2 दिन वास्तु पढ़ेंगे, फिर हम उसको मिक्स करके आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है ना। और अगर आप वैदिक में सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स हमारा रात को स्टार्ट होगा। ओके सर। ठीक है ना। और भी कोई है इसमें जो संतोष जी आप सुन रहे हैं मेरे को? जी संतोष जी, सुन रहा हूँ। सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हम बिहार से हैं सर जी। हाँ जी, बताइए आप क्या करते हैं सर? अभी हम खाना खा रहे थे इसलिए मैं वीडियो बंद कर दिया कोई था। बात नहीं सर, खाना खा ये रहे ठीक हैं तो कर, अच्छी बात है। वैसे आप क्या करते हैं सर? यहाँ तो मुड़ रही है तभी कह रही हूँ। किराना दुकान है मेरा। अच्छा, आपने सर वो ओरा बूस्टर भी मंगाया था मेरे से, आप वही संतोष जी हैं? हाँ हाँ हाँ। वही है ना? जी जी। चलो मतलब याददाश्त सही है हमारी, पहचान लिया हमने आपको। लेकिन काम नहीं कर रहा है। सर देखो हर चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, जी। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ चलो ठीक है जी, कम से कम याददाश्त तो ठीक है हमारी। हाँ हाँ हाँ। ये ऋषि जी भी हैं एक। ऋषि जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ऋषि जी अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो कम से कम वैसी रिप्लाई तो कर सकते हैं। सर कम से कम रिप्लाई तो कर दीजिए, पता तो चले आप हैं भी क्लास में या नहीं है। आपकी मर्जी है अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो। चलो आपकी मर्जी है जी। हमारा एस्ट्रो वास्तु ये आज हमारा पहला दिन है। इसमें आज हम देखेंगे कि कुंडली होती क्या है। सबसे पहले पहले 2 दिन हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे कि कुंडली होती क्या है, जिसको हम हिंदी में पत्री भी कहते हैं, जैसे मैडम ने अभी कहा था पत्री, जन्म कुंडली कह लो, और लग्न चार्ट कह देते हैं। ये सर जिसकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को।
ठीक है जी। कुंडली, पत्री, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, लग्न चार्ट, D1 चार्ट, इसको कहने के बहुत से नाम है, कुछ भी कह दो। अब ये बनती कैसे है? सबसे पहले इसको बनाने के लिए देखो, पहले तो पुराने जमाने में तो हम इनको पंचांग से बनाते थे, पंचांग से बनाते थे, जो कि बहुत लेंथी काम होता था, काफी टाइम लग जाता था, उसमें हर एक चीज कैलकुलेट देखनी पड़ती थी। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, सब काम आसानी से हो जाता है। आप चाहो तो सॉफ्टवेयर का यूज कर लो या ऐप का यूज कर लो, इनसे आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से कुंडली बना सकते हो। अगर हम ऐप की बात करें तो सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा चलता है, वो है एस्ट्रोसेज। प्ले स्टोर में जाओ, एस्ट्रोसेज लिखो और डाउनलोड कर लो, फ्री है। और सबसे अच्छा, मोस्टली आप देखोगे 99% लोग यही यूज करते हैं, सबके पास मिलेगा आपको ये। इसके अलावा और भी बहुत हैं, ज्योतिष है, कुंडली है, बहुत सारे हैं, इतने हैं कि पूछो मत। इसमें आप सिर्फ जाके डिटेल भरो अपनी, कुंडली आपकी 2 मिनट में तैयार। सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो फ्री में है लैपटॉप में, ऐप या तो मोबाइल पे चलते हैं, जो कि एंड्रॉइड पर, और अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, जो कि डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर पर चलते हैं या लैपटॉप पर। उसके लिए सबसे अच्छा है जगन्नाथ होरा, फ्री में है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। बस इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि हम कुंडली बना सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन किसी को भेज नहीं सकते। ठीक है, सबसे अच्छा है, इसको जाके डाउनलोड कर लो। बहुत सारी कैलकुलेशन इसके अंदर है जो पेड सॉफ्टवेयर में भी नहीं है, लेकिन हम इसको किसी को कुंडली भेज नहीं सकते। अगर हमें किसी को कुंडली भेजनी है, एस्ट्रोसेज में बना लो, ज्योतिष ऐप में बना लो, PDF बनाओ और उनको दे दो फ्री में। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, किसी को कुछ बताना है कुंडली में, तो सबसे अच्छा है जगन्नाथ होरा, ये डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अब कुंडली बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? कोई भी इंसान है, कुंडली बनाने है तो हमें क्या चाहिए? नाम तो निश्चित बात है सबके पास है, नाम नहीं भी है तो हम अपने आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD। फिर हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, किस तारीख को बंदा पैदा हुआ। जैसे आज की डेट है, आज कितनी डेट है? आज है 20 मार्च 2024। कहने का मतलब, कोई बच्चा जो आज पैदा हुआ है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये होगी ना, 20/3/2024। फिर तीसरा हमें चाहिए टाइम ऑफ बर्थ, कितने बजे बच्चे का जन्म हुआ। जैसे अभी का टाइम मान लो 10:40 AM। ये AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मोस्टली आप देखोगे टाइम AM PM के बाद 10, वो 1 बजे के बाद 12 को, 13, 14, 15 ऐसे कर देता है। फिर रात को 23-24 बजेंगे, यानी कि आधी रात को। फिर सुबह के 12 बजे, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से टाइमिंग। यहां पर गड़बड़ मत करते ना। 12-13 को अगर आप 12 सिंपल 12 कर दोगे तो 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, सारी कुंडली गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद अपने को चाहिए टाइम, प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इंसान कहां पैदा हुआ। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड अगर नहीं है उस शहर का नाम, तो गूगल में जाके मैनुअली आप लेके भर सकते हो। वैसे तो मोस्टली सब में ये आ जाता है। अगर वो छोटा सा गांव नहीं आ रहा है तो जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो आप भर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे गांव है, कई बार वो नहीं दिखाते। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल दोगे, आ जाएगा। जैसे मैं अभी फरीदाबाद में बैठा हूँ, तो यहाँ FARADA फरीदाबाद, या शॉर्टकट में FBD। अब जैसे कोई दिल्ली से है तो वो दिल्ली डाल देगा। ठीक है जी। बॉम्बे से है तो मुंबई, नागपुर, जहां पैदा हुआ वो डालोगे, आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। अब कुंडली के अंदर क्या होता है, हम 2 दिन वो पढ़ेंगे। जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है। कुंडली देखो, ये एक सिंपल सा बॉक्स बन के आ जाता है।
ऐसा बॉक्स बना जाता है। अगर हमें सिर्फ एक यही बॉक्स मिल जाए, हमें और कुछ भी ना मिले, तब भी हम उनकी सारी प्रिडिक्शन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्ट होते हैं, जब आप देखोगे कई सारे चार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं D1 चार्ट। D1 हिंदी में कहते हैं लग्न चार्ट। D1 चार्ट का मतलब होता है डिविजनल चार्ट। वैदिक, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम वैदिक सिस्टम से पढ़ रहे हैं। वैदिक हमारे सब चीजों का जो बेस है हमारे वेद है, तो ये वेदों से निकल के आया। फिर उसके बाद इसकी आगे ब्रांचेस हो गई। वैदिक पढ़ने के बाद कोई केपी में चला गया, कोई नाड़ी में चला गया, बीएनएन में चला गया, कोई जैमिनी में चला गया, कोई न्यूमरोलॉजी में चला गया, किसी में चला गया, सबका बेस वेद ही है। कहने का मतलब ये एक पेड़ है, ये इसका तना है। बाकी सब जो केपी है, नंबर्स हैं, बीएनएन है, जैमिनी है, पंचपक्षी है, वो सब इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन बेस यही है। ये बात ध्यान रखना, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी। केपी भी आप करोगे तब भी आपका बेस यही रहेगा, बीएनएन करोगे तब भी बेस यही रहेगा, हाउस यही रहेगा, प्लेनेट यही रहेंगे, बेस आपका यही रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। क्लियर है? बेस हमारा यही रहेगा। हम वही बेस पढ़ेंगे 2 दिन की कुंडली होती क्या है। अब कुंडली के लिए देखो, अब हमने कोई भी चीज, हमें किसी की भी कोई चीज ले ली, डेट ऑफ बर्थ ले ली, टाइम ऑफ बर्थ ले लिया, एंड प्लेस ऑफ बर्थ ले लिया। जैसे हम ये चीजें कुंडली के अंदर सॉफ्टवेयर में या ऐप में डालेंगे, उसको एंटर करेंगे, हमारे सामने ये एक चार्ट बना हुआ आ जाएगा। इसके अंदर ये 12 हाउस होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। किसी भी तरीके से आप कुंडली को पढ़ो, चाहे बेनन से, वैदिक से, केपी से, सबके अंदर 12 हाउस रहेंगे और ये सेम रहेंगे, ये कभी बदलते नहीं है। जो प्लेनेट हैं, राशियां हैं, वो बदलती रहती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बदलते। ये प्लेनेट है, मतलब सॉरी, ये जो हाउस है ये सेम रहेगा। ये फर्स्ट हाउस रहेगा, ये सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस रहेगा, ये फोर्थ हाउस रहेगा, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स हाउस, ये सेवन हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। ये जो हाउस हैं ये फिक्स रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। लेकिन जब हम कुंडली बनाते हैं तो किसी कुंडली में यहाँ 2 लिखा रहता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, 9, 10, 11, 12। वो राशियां होती हैं, वो बदलती रहती हैं। ये बात ध्यान रखना। हाउस, जब भी हम बात करेंगे कि हाउस मतलब पहला हाउस ये, हम बात करेंगे 7th हाउस, तो ये हाउस, इसके अंदर जो नंबर है वो इसकी राशि होगी, वो बदलती रहती है। राशि हमारी होती है ना 1 से 12, 1 से 12 हमारी राशियां होती हैं। जैसे एरिस, मेष, वृषभ, मिथुन, वो है पाइसिस, एक्वेरियस, वो उनके नंबर है, वो बदलते रहते हैं, ये हमेशा सेम रहेगा। आज हम इन हाउस के बारे में ही पढ़ेंगे, कल हम प्लेनेट के बारे में और राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ हाउस पढ़ेंगे कि एक हाउस से हम देखते क्या है, किस हाउस से हम क्या देखते हैं। अपने को ये आएगा तभी हम किसी की कुंडली देख पाएंगे कि भैया एक हाउस है, वहां पर जो राशि है तो उसका क्या मतलब है। अभी हम सिर्फ हाउस को देख रहे हैं कि एक हाउस मतलब फर्स्ट हाउस से हम क्या देखेंगे, राशि को हम कल देखेंगे। जब आप उन दोनों को मिला दोगे तो आप सिंपल तरीके से कुंडली पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हाउस कि 1 से 12 हाउस जो होते हैं, हम एक हाउस से क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, कौन से हाउस से क्या डेनोट होता है या उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं। यहां तक तो क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो आज हम प्लेनेट को नहीं, सिर्फ हाउस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे फर्स्ट हाउस, पहले हाउस से हम क्या देखते हैं, हमारा जो सबसे पहले ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस से देखते हैं हम इंसान देखने में कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये सब चीजें हमें फर्स्ट हाउस से पता चलती है। जैसे कोई इंसान हमारे सामने खड़ा हो जाए, हम उसको देखकर जो जो चीजें बताएंगे, ये इंसान लंबा है, छोटा है, रंग काला है, पीला है, जो भी है वो हम देखेंगे फर्स्ट हाउस से। माना
किसी का रंग काला है तो हम यहाँ से देखकर बताएंगे काला है, किसी का रंग गोरा है तो हम यहाँ से बताएंगे। कोई माना गंजा है, जैसे मैं गंजा हूं, मेरे बाल कम है, तो हम यहाँ पर इससे देख के बता देंगे। अगर आज नहीं है तो आगे चल के ये हो जाएगा, वो हम बताएंगे फर्स्ट हाउस से। यानी इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो फर्स्ट हाउस से पता चलता है। क्लियर है? अगर आपको बोल दिया जाए एक इंसान आपके सामने खड़ा है, उसके बारे में बताओ, जो जो चीजें आप बताओगे वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, वो हमें फर्स्ट हाउस बताएगा। क्लियर है कि फर्स्ट हाउस से हम कुंडली में क्या देखते हैं। फिर सेकंड हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये फिक्स रहेंगे। इनके अंदर जो नंबर है बदलते रहेंगे, वो राशियां हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फर्स्ट हाउस मतलब जैसे इंसान आपके सामने खड़ा है, उसके बारे में आप जो बताओगे वो, मतलब एक इंसान के बारे में सेल्फ, या बोलो कि मेरे खुद के बारे में पता करना है तो मेरा लगन। फिर सेकंड हाउस मतलब वो इंसान बोलता कैसे है, ये तो हो गया वो देखने में कैसा है। दूसरा, वो बोलता कैसे है, उसका बोलने का ढंग कैसा है। ये तो हमने देख लिया कि थोबड़ा तो अच्छा है, लेकिन थोबड़े के अंदर क्या है, उसकी जुबान कैसी है, वो सेकंड हाउस पता है। माना मेरा थोबड़ा अच्छा है, मैं स्मार्ट हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन मेरी जुबान ही कड़वी है तो सब धरा रह गया, तो वो बताएगा अपने को सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अपने को बताएगा हमारा कि हमारी जुबान, हमारी थिकनेस, हम बोलचाल कैसी है हमारी, और हमारा कुटुंब, हमारा परिवार कैसा है, हमारी बोलचाल और हमारा कुटुंब, और सबसे मेन पैसा, मनी, जो हर कोई मांगता है भैया, वो बोलेगा कैसे, उसका परिवार कैसा होगा, और पैसा उसके पास कहां से आएगा। ये सब चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। मनी, बोलचाल और उसकी फैमिली, ये हम देखेंगे सेकंड हाउस से। फैमिली एंड बोलचाल, उसका पैसा कहां से आएगा, किस तरीके से उसके पास लाइफ में पैसा आएगा, उसकी बोलचाल कैसी होगी, गुस्से वाला होगा, एक होता है ना मुंह फट बोल दिया, सोचा भी नहीं, वो सब यहीं से पता चलेगा। और एक होता है कि सोच कर फिर बोलेगा, और एक होगा कम बोलेगा, गुस्सा नाक में बैठा है या नहीं है, वो सब यहाँ से डिसाइड होगा बोलचाल से। अगर बंदा बोलता ही लठ मार के होगा तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, भैया गुस्से वाला ही होगा तभी तो लठ मार रहा है 24 घंटे। और एक बोल रहा है मुंह फट, बोल दिया, इसका मतलब उसमें दिमाग ही नहीं है, बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं, मुंह फट है। फिर उसकी फैमिली के बारे में, फैमिली का बैकग्राउंड, कि फैमिली कैसी है, ज्वाइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, क्या है, यहाँ से पता चलेगा। फिर उसका पैसा कहाँ से आएगा, जिंदगी में वो पैसा कमाएगा तो कैसे कमाएगा, किस तरीके से कमाएगा पैसा, उसका शादी के बाद आएगा या पिता से आएगा, मम्मी से आएगा, या बच्चे पैदा होने के बाद आएगा, किस तरीके से उसके पास पैसा आएगा, वो डिसाइड करेगा सेकंड हाउस। मोस्टली सबके क्वेश्चन होते हैं, कुंडली आती भैया पैसा कितना आएगा मेरे पास, सिंपल ये हाउस देखो और बता दो कि भैया तुम्हारा पैसा वहां से आएगा। और अगर बच्चे के साथ है तो भैया बच्चे होंगे उसके बाद ही आएगा, और शादी है तो शादी के बाद आएगा पैसा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो तब तक धक्के खाओगे। वो डिसाइड करता है हमारा सेकंड हाउस। क्लियर है? फिर हो गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मतलब हमारा छोटे भाई बहन, हमारे छोटे भाई बहन से हमारी कैसी होगी, हमारे जो छोटे भाई बहन होंगे या हमसे जो छोटे होंगे, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, हमारी उनसे बनेगी बिगड़ेगी, हम उनका साथ देंगे नहीं देंगे, हम बात बात पे लड़ेंगे, क्या होगा, छोटे भाई बहन से हमारे कैसे संबंध होंगे, वो थर्ड हाउस बताओ। थर्ड हाउस हमें हमारे सामने वाले पड़ोसी के बारे में बताता है। किसी की कुंडली देखकर आप बता सकते हो भैया तेरे घर के सामने क्या है। छोटी मोटी यात्राएं वो भी यहीं से आती हैं, कि आपने कहीं जाना है, यात्रा पे जाना है, कुछ करना है, वो थर्ड हाउस बताता है। और आप कितना एफर्ट्स करेंगे किसी भी काम के लिए, सबसे मेन कितनी मेहनत आप करेंगे, वो थर्ड हाउस बताता है। मेहनत, एफर्ट्स, कितनी मेहनत आप करेंगे वो भी थर्ड हाउस बताता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, एक हो गया
आराम पसंद आदमी कि भैया उसने मेहनत करनी नहीं है, आराम से बैठा रहेगा, वो भी थर्ड हाउस बताएगा, क्योंकि एफर्ट्स क्या है ना, वो बंदा एफर्ट्स ही नहीं करेगा। भाई बहन से बनेगी नहीं बनेगी, छोटी मोटी यात्राएं, कमीशन का काम भी यहीं से आता है, ये सब चीजें थर्ड हाउस बताता है हमें। थर्ड हाउस को देखकर हम बता देंगे भैया मेहनती है या कामचोर है, भाई बहनों से बनेगी नहीं बनेगी, यात्राएं करेगा या घर के अंदर ही पड़ा रहेगा, ये बताता है थर्ड हाउस। ठीक है जी। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ हाउस। ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फोर्थ हाउस यानी यहां से हम देखते हैं फोर्थ हाउस यानी मून यानी मोम। आपकी मम्मी, आपकी मदर के बारे में जानना है, यहां से हम जानेंगे छोटे भाई बहन के बारे में, यहां से जानना है आपकी मदर के बारे में, आपकी मदर से आपकी बनेगी नहीं बनेगी, आपकी मदर आपके फेवर में रहती है नहीं रहती या क्या है। और यहां से हम देखते हैं आपका घर कैसा होगा, आपका घर अच्छा है सुंदर है, आपका अपना घर होगा या नहीं होगा, आपके घर का लाइफस्टाइल कैसे है। कहने का मतलब ये तो होते हैं करंट असेट्स, मतलब कि लिक्विड कैश, जो हार्ड कैश होता है वो सेकंड हाउस से, बाकी जो दूसरा लाइफस्टाइल होता है घर गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी बैंक, वो सब यहाँ से देखते हैं। आपका कैसी गाड़ी होगी, कैसा घर होगा, गाड़ी होगी नहीं होगी, घर होगा या नहीं होगा, मोम से रिलेशन कैसे होंगे, वो हम देखते हैं फोर्थ हाउस। चौथा घर, ये अपने को बताएगा कि भैया आपकी लाइफस्टाइल कैसे है। फोर्थ हाउस मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कैसी है, मदर से रिलेशन कैसे है। एक तो होती है पुश्तैनी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो चली गई इधर, लेकिन ये जो आपकी अपनी होगी पर्सनल, जो आप अपनी मेहनत से कमाएंगे, वो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, लग्जरी जिसको हम कहते हैं ना। अगर माना किसी का यहाँ वीनस है, वीनस यानी लाइफस्टाइल, तो यानी हम कह लेंगे भैया उसका तो हर चीज उसको एकदम टिप टॉप चाहिए, घर भी उसको टिप टॉप चाहिए, गाड़ी भी हमेशा एक से एक अच्छी वाली सोचेगा, छोटी मोटी तो सोचेगा ही नहीं। वो हमें फोर्थ हाउस बताएगा। मदर से रिलेशन, मदर की अगर तबीयत खराब है कुछ है, तो हम उसकी कुंडली से यहाँ से देख लेंगे कि उसकी मदर को क्या इशू है। क्लियर है। फोर्थ हाउस यानी मदर, आपकी प्रॉपर्टी घर गाड़ी बंगला, और आपकी इच्छाएं जो हैं वो भी कैसी होंगी, क्योंकि ये आपका जो है मन है, मून। ठीक है जी। आपकी मदर, ये सब हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, यहां से हम देखते हैं हमारे बच्चे, यहाँ से छोटे भाई बहन, यहाँ से मदर, यहाँ से बच्चे, कि हमारी लाइफ में बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो उनमें सर्जरी होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें यानी किड्स, किड्स से रिलेटेड, बच्चे हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, बुढ़ापे में हमें लात मार के भगाएंगे या क्या करेंगे, सब चीज हम यहाँ से देखते हैं फिफ्थ हाउस। हमारी एजुकेशन वो भी फिफ्थ हाउस से, यहाँ से हम देखते हैं किड्स, फिफ्थ हाउस से किड्स एजुकेशन, हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी। और आजकल जो सबसे ज्यादा मैटर आता है लव अफेयर का, आजकल के बहुत सारे ऐप हैं जिसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन करते हैं। 10-10 साल के बच्चे होंगे, 12 साल के बच्चे यही पूछ रहे हैं जी मेरा अफेयर है, मेरा उससे टूट गया, वो मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। ये हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से अफेयर। ये आजकल सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ऐप दुनिया भर के हैं, एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है, जिसपे हम भी काम कर चुके हैं, हम भी करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप को पता नहीं है कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, 5 मिनट फ्री के होते हैं, सीधे वगैरह फोन कर देते हैं जी हमारी लैब से दूर चला गया, वो आएगा या नहीं आएगा। हमने अगर उनके अगेंस्ट जवाब दिया तो धैर्य से फोन काट के उल्टा सीधा बोल के भाग जाते हैं, क्योंकि हम तो उनको जानते नहीं है ना वो हमें जानते हैं। बस उनको क्या है, उनकी पसंद का आंसर सुनना है। तो ये आजकल सबसे बड़ा ड्रॉप है। हम उनको अगर जरा सा भी बोल दें नेगेटिव है, तो वो उल्टे सीधा स्टेप भी उठा लेते हैं कई बार। तो यहाँ पर तो थोड़ा सोच समझ के किसी को भी रिप्लाई करना है तो सोच समझ के करना है। अगर मैच्योर है तो आप सही ढंग से रिप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा मैच्योर नहीं है, क्योंकि अभी वो 18 से नीचे है, 12-13 साल का है, उनका जो है यही क्वेश्चन 5वीं 7वीं में पढ़ रहे हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ में ये लड़का था या लड़की थी, ये चले गए अब दूसरा आ गया तो उसका क्या होगा। तो वहां रिप्लाई करने से पहले 10 बार सोचो कि उनकी सोच पे क्या असर पड़ेगा। हर जगह पैसा ही मैटर नहीं करता है, वो सब फिफ्थ हाउस डिसाइड करता है। जो आजकल की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो फिफ्थ हाउस।
अफेयर। ये किसी भी एज में जाकर कोई भी हो सकता है। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं 60 साल के भी आ जाते हैं अफेयर का पूछने के लिए, और 12 साल के भी। तो किसको कैसे हैंडल करना है वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप एक सीनियर्स है उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, लेकिन बच्चे को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे तो वो उसका उल्टा मैनिपुलेट कर लेता है। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस यानी आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे और अफेयर। तो इस हाउस को, ये फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये समझ लो हमारी इसकी बैकबोन होती हैं। इनको हम त्रिकोण कहते हैं, कुंडली की बैकबोन होती हैं। 1 5 9, ये लगन, ये एजुकेशन बच्चे, और ये हमारी किस्मत। ये कुंडली की बैकबोन होती है। अगर ये प्लान अच्छे है तो आप कह दो कुंडली अच्छी है, ये 3 बेकार है तो बोल दो कुंडली खराब है। ठीक है जी। उसके बाद आगे सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, मतलब हमेशा प्रॉब्लम ही देगा। बहुत कम चांस होते हैं कि ये अच्छा दे। इसको हम त्रिकोण नहीं, इसको हम त्रिक भाव कहते हैं हिंदी में। त्रिक भाव मतलब, त्रिक मतलब बेकार वाला। सिक्स हाउस, ये हो गया सिक्स हाउस। ये अपने को क्या देता है? रोग, ऋण एंड शत्रु। तीनों ही बेकार है। बीमारी हो जाएगी तो अपने लिए बेकार है, ऋण हो जाएगा, लोन हो जाएगा अपने पास, वो बेकार है, कहीं से कोर्ट केस वगैरह झगड़ा वगैरह हो गया तो वो बेकार है। तो रोग ऋण शत्रु ये 3 चीजें यहां से देता है। ये जब भी एक्टिवेट होगा या इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो बंदे को बीमारी होगी, रोग ऋण शत्रु, लोन के कर्जे में पड़ जाएगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट भी है, अगर आप किसी भी चीज के माइनस को अगर प्लस कर दो तो वो आपके लिए फायदेमंद है। माना ये लोन का हाउस है, जब आपकी दशांतर दशा आ रही है तो आप लोन लेके घर बना लो ना। आपने इसको एक्टिवेट कर दिया ना, लोन लिया और अपना घर बना लिया। या फिर आप लोन का काम कर लो, लोन देने के लोन डिपार्टमेंट में काम कर लो तो आपके लिए प्लस हो गया ना, तो ये आपको माइनस करेगा ही नहीं। तो ये होता है रोग ऋण शत्रु। और आपको वैसे ही कभी लोन लेना है तो इस कंडीशन में बचो। प्रॉपर्टी के लिए लेना है तो अलग बात है कि वो हम फायदे में ही जा रहे हैं, क्योंकि लोन लेके हम मकान बना रहे हैं। और एक इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि ये कंपटीशन का भी होता है। अब यहाँ पर जब भी इसको, इसकी दशा अंतर दशा आएगी तब गवर्नमेंट जॉब का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लिक कर लेंगे। ये बात ध्यान रखो, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। कंपटीशन अगर देखना है किसी गवर्नमेंट जॉब का तो हम यहाँ से देखेंगे, सिक्स हाउस से। ठीक है, वो हम यहाँ से देखेंगे। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को या आगे बढ़े? उसके बाद हो जाता है कुंडली का हाफ। ये देख रहे हो, हाफ में आ गए हम। 6 के बाद 7वां हाउस। हाफ का मतलब होता है हमारा, हमारी लाइफ आधी यहां तक हो गई, आधी रह गई। हमारी सेकंड लाइफ कब शुरू होती है? जब हमारी शादी हो जाती है। इसलिए हम इसको बेटर हाफ बोलते हैं, हमारी बीवी का घर, उनको हम बेटर हाफ कहते हैं ना। तो सेवंथ हाउस, इससे हम अपनी बीवी के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के बारे में, वाइफ है तो हस्बैंड के बारे में, ये हम देखते हैं सेवंथ हाउस। कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसे होगी, अच्छी होगी, कहाँ से आएगी, किस डायरेक्शन से आएगी, क्या काम करती होगी या घरेलू होगी। और एक इससे हम एक चीज और देखते हैं, हमारी पार्टनरशिप, क्योंकि वाइफ से जब हम शादी करते हैं तो हमारी उनसे सारी जिंदगी के लिए पार्टनरशिप हो जाती है। और एक डेली इनकम जो होती है वो भी हम यहीं से देखते हैं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम उसमें पार्टनरशिप देखना चाहते हैं कि हम उस बिजनेस में पार्टनरशिप करें या ना करें, तब भी हम इस हाउस को देखते हैं। क्योंकि हमारी वाइफ से एक तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी, वो भी हम इस हाउस से देखते हैं कि हमारी पार्टनरशिप जो है चलेगी या नहीं चलेगी, हमारे को लाभ देगी या नुकसान देगी। वो हम सेवंथ हाउस से देखते हैं, यानी हमारी कुंडली का हाफ यानी बेटर हाफ यानी हमारी लाइफ पार्टनर। तो सेवंथ हाउस हमारी शादी का। ठीक है जी। यहाँ से हम बीवी के बारे में, मेन हमारी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, कहाँ से आएगी, किस डायरेक्शन से आएगी, क्या काम करती होगी, घरेलू होगी या गुस्से वाली होगी, लड़ाकी होगी या सबसे बनाने वाली होगी, जो होगी वो सेवंथ हाउस डिसाइड करता है। और ये फिक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते। हमारी लाइफ में जिसने आना है वो पहले ही डिसाइड है। ठीक है जी। उसके बाद फिर दूसरा हाउस खतरनाक, खतरनाक होते हैं 6 8 और 12, इनको त्रिभाव भी कहते हैं। और 1 5 9 ये सेंट्रल के हाउस होते हैं जिनको हम त्रिकोण भी कहते हैं। ये अच्छे होते हैं, ये बेस्ट है। और ये
बेकार है। अब देखो आगे 6, 8, 12। अब 8वां हाउस, ये इसको हम बोलते हैं, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है कि बंदा मरता तो नहीं है लेकिन मृत्यु के बराबर मेंटली हरासमेंट जिसको हम कहते हैं। देखो इसने बीमारी दी, यहां से बीमारी आई, इसने मेंटली हरास कर दिया, बंदे को इतना परेशान कर देता है कि बंदा टूट जाता है, कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। वो 8th हाउस से होता है। ये बिल्कुल इंसान को तोड़ देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट। इसको जब हमारी डेथ होती है वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं, इसलिए इसको मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर यहाँ से प्रॉब्लम्स आती है। ये ससुराल भी होता है और यहाँ से हमें छुपा हुआ धन भी यहीं से मिलता है। और अगर हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे पीएचडी वगैरह या डॉक्टरी वगैरह, तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। ये छुपा हुआ भी होता है, इसको हम शमशान घाट भी कहते हैं। छुपा हुआ मतलब जिसको भी यहाँ से रिलेशन बन रहा होगा तो वो अपनी चीजों को छुपा कर रखे, तो उसको फायदा है। क्लियर है? 8th हाउस मतलब मृत्यु के बराबर कष्ट। जितनी भी सीक्रेटिव सर्विसेज होती हैं जैसे आईबी रॉ, वो सब यहीं से आती हैं, क्योंकि ये हाउस छुपाने वाला भी है। लेकिन अचानक पैसा भी यहीं से मिलता है, इसी हाउस से। शादी का जो दहेज है ना, वो भी यहीं से दिखता है कि भैया शादी में दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों वो भी अचानक होता है। शेयर मार्केट जुए से जो पैसा होता है ना, वो भी यहीं से होता है। उसके लिए 8th हाउस और 5th हाउस, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, 5, 8 और 11। ठीक है जी, ये हो गया। इसने बीमारी दी, इसने मृत्यु के बराबर कष्ट दे दिया। फिर उसके बाद हो गया 9th हाउस, हमारी किस्मत। हमारी किस्मत कैसी है, हम धर्म भाव, हम धार्मिक हैं या नहीं है। हमारी ये तो हो गई एजुकेशन, और ये हो गई हायर एजुकेशन। यहाँ से छोटी यात्राएं, यहाँ से बड़ी यात्राएं, इंटरस्टेट की यात्रा और एजुकेशन। प्रोफेशनल कोर्स जैसे हम करते हैं, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो हम यहाँ से देखते हैं। और अपने पिता से उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, जैसे माता से 4th हाउस, पिता के लिए 9th हाउस, कि वो अपने धर्म को मानेगा या धर्म चेंज कर लेगा, वो भी 9th हाउस। वो धार्मिक होगा या नास्तिक होगा, वो 9th हाउस डिसाइड करेगा। उसकी किस्मत उसका साथ देगी या नहीं देगी, ये 9th हाउस डिसाइड करेगा। उसके पिता से उसके रिलेशन कैसे हैं, वो 9th हाउस डिसाइड करेगा। इसके बाद 10th हाउस। 10th हाउस यानी हमारा कर्म, हमारा प्रोफेशन, हम क्या काम करेंगे, हम लाइफ में क्या काम करेंगे, किस में जाके अपने को ग्रोथ मिलेगी, ये हमारा 10th हाउस डिसाइड करता है। हमें कर्म क्या करना है, किस कर्म में अपने को सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को भी हम यहीं से देखते हैं। गवर्नमेंट से हम कोई पंगा तो नहीं होगा हमारा, गवर्नमेंट से अपने को सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहने का मतलब हमारा कर्म, क्योंकि 10 नंबर राशि का मालिक शनि होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से कर्म, हम लाइफ में क्या काम करेंगे, वो हमारे को 10th हाउस डिसाइड करता है कि हम बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, प्राइवेट करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, खाने पीने का करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, कौन सी आइटम का हम करेंगे, वो सब 10th हाउस डिसाइड करता है। कोई आपसे काम धंधे का पूछता है, कुछ भी पूछता है, सीधा कुंडली में 10th हाउस में आ जाओ, ये डिसाइड करेगा कि भैया आपको करना क्या है जिंदगी में। इसके अकॉर्डिंग करोगे तो लाइफ में जल्दी सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर घूमते घुमाते एंड में आओगे, लेकिन आओगे ही नहीं। कुंडली दिखाने का एक ये फायदा होता है कि हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें किस गली में जाना है। हम एड्रेस ढूंढ रहे हैं लेकिन कौन सा एड्रेस है, ये हमें रास्ता बता देगा, भैया इस गली में जाओ, इस गली में एक मंजिल आपकी है, नहीं तो आप आसपास की गलियों में भटकते रहोगे। कुंडली का ये होता है कि हम उसको डायरेक्शन दिखा सकते हैं, भैया इस डायरेक्शन में आपको चलना है। क्लियर है? 10th हाउस। उसके बाद होता है 11th हाउस, 11वां हाउस, यानी हमारी इच्छा पूर्ति। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ में हमारी जो इच्छाएं हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। 11th हाउस, हमारी कैसी भी इच्छा हो, मेटेरियलिस्टिक हो, मॉनेटरी हो, फिजिकल हो, एनी टाइप ऑफ योर डिजायर विल कम ट्रू फ्रॉम 11th हाउस। आपकी कैसी भी इच्छा हो, चाहे पैसे की हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अननेचुरल हो, वो सब 11th हाउस डिसाइड करेगा कि आपकी
इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। फिर यहाँ से हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं और उसका फ्रेंड सर्कल, कि भैया उस बंदे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब ये है या अच्छा है, साथ देने वाला है या जरूरत पड़ने पे भाग जाएगा। जैसे थर्ड हाउस में देखते हैं हम छोटे भाई बहन, यहाँ से बड़े और फ्रेंड या दोस्त कैसे होंगे, ठीक है, वो डिसाइड करेगा 11th हाउस। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी कैसी भी इच्छा। अगर हम वास्तु में देखते हैं तो वास्तु में हमारी फुलफिलमेंट होती है वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, उसके देवता होते हैं शनिदेव। और यहाँ पर भी 11 नंबर राशि, 10 और 11 दोनों के मालिक शनिदेव होते हैं। जब हम कुंडली में घर में देखते हैं तो हम यहां से देख रहे हैं 11, तो हम सीधा पहुंच जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन, भैया वहां जाके देखो क्या आ रहा है, शनिदेव है। तो इस तरीके से हम कुंडली में ले जाते हैं वास्तु में। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं, वो सब बाद में करेंगे। तो इसीलिए 11वां हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, कैसी भी उनकी इच्छा हो। देखो हर एक इंसान है, किसी की अच्छी होती है, किसी की गलत होती है। अगर गलत इच्छा नहीं होगी तो बंदा सबके साथ, फिर तो सब अच्छे हो जाएंगे, कोई गलत काम करेगा ही नहीं। कैसी भी इच्छा हो वो फुलफिलमेंट होती है 11th हाउस से। हमारा 11वां हाउस जो है वो हमारी इच्छा को पूरी करेगा। हमारे दोस्तों से हमारे रिलेशन कैसे हैं, हम अगर गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, इसका मतलब 11वें हाउस में हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो गलत है, तभी तो हम गलत सोसाइटी में जाएंगे। अगर ये हमारा सही है तो नेचुरल बात है कि हम अच्छी जगह जाएंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो वो हमें ग्रोथ की तरफ जाएगा। कहते हैं ना, अगर आप 10 दिन किसी गलत बंदे के साथ बैठ जाओ तो आपके प्लस पॉइंट वो ले ना ले, आप उसके माइनस पॉइंट जरूर ले लो। कहते हैं ना, अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है तो अपने से ऊंचे वाले के साथ हमेशा बैठो। 10 दिन आप किसी बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो नेचुरल बात है आपकी सोच ऐसी हो जाएगी मुझे भी बिजनेस करना है। और 10 दिन आप किसी नौकरी वाले के साथ बैठोगे तो आपको लगेगा यार नौकरी से अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी सोच वैसी बन जाती है हम जिस माहौल में बैठ। माहौल यानी 11th हाउस, हमारा फ्रेंड सर्कल, ये बहुत हद तक हमारे काम को भी डिपेंड करता है, क्योंकि कर्म का मालिक शनि, वो भी यहीं का मालिक है 11वें का। 10 और 11 दोनों का मालिक शनि है। इसलिए कहते हैं कि भैया संगत अच्छी तो रंगत भी अच्छी, और संगत खराब तो रंगत भी खराब। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही डिसाइड करता है। अगर आप 10 दिन किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ जाओ तो आप कहोगे मेरे को भी यही काम करना है, इससे अच्छा कुछ नहीं। और 10 दिन उनके अगेंस्ट वालों के साथ बैठ जाओ तो बुराई करने में आ पाओगे, सबसे बेकार तो यही है। क्यों? क्योंकि आपका माहौल आपको वैसा बना देगा। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा जैसी सोसाइटी वैसे ही वो। आप दारू नहीं पीते हो, 10 दिन किसी दारू वाले से बैठा दो, वो आपको इतने गुण बता देगा दारू के कि आप पीना शुरू कर दोगे। लेकिन अच्छे के साथ बैठ जाओ, वो 10 दिन आपको जितना मर्जी बताते रहो, आप छोड़ोगे नहीं। क्योंकि अच्छी आदतें हम लेते नहीं है, बुरी बड़ी जल्दी ले लेते हैं। ये हर एक इंसान का नेचर है, और वो डिसाइड करता है हमारा 11th हाउस, हमारी इच्छा पूर्ति, हमारा माहौल, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े भाई बहन। कहते हैं ना, घर में अगर एक बंदा पड़ जाए, माना 4 बच्चे हैं आपके, एक पड़ गया, एक सही लाइन में चला गया, तो 3 को वो अपने आप सही जगह पे कोशिश करता है ले जाने की, अगर वहां का माहौल अच्छा है। अगर माहौल खराब है, सोसाइटी खराब है, तो वो फिर कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है? 11th हाउस। फिर आ जाता है हमारा 12th हाउस। 12th हाउस को हम कहते हैं मोक्ष। 6, 8, 12 में लास्ट वाला। देखो छठे ने जो है अपने को क्या दिया, बीमारी दी। छठे ने दी अपने को बीमारी, ये रहा छठा। इसने कहा बीमारी पकड़ो, इसने कहा मृत्यु के बराबर कष्ट लो, और ये सीधा बोलता है मोक्ष, भैया आ जाओ हॉस्पिटल में। ये हमें हॉस्पिटल में ले जाता है 6, 8, 12। इसलिए इसको हम बेकार कहते हैं। ये हमें हॉस्पिटल का भी है, जेल यात्रा भी यही करवाता है, मोक्ष की तरफ यही ले जाता है, साधु भी यही बनवा देगा, घर वालों से दूर करवा देगा। ये हॉस्पिटल ले जाएगा तब भी घर वालों से दूर, जेल ले जाएगा तब भी घर वालों से दूर, साधु बना देगा तब भी घर वालों से दूर। एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये फौरन भी यही ले जाता है, वो भी घर से दूर। तो जो जो इनके माइनस पॉइंट है, अगर हम उनको प्लस में कर लें, जैसे इसने कहा लोन लो, तो लोन लेके हमने मकान बना लिया या लोन का काम कर लिया।
ये है, हम रिसर्च में जुड़ गए, रिसर्च का काम कर सकते हैं ना, या छुपाने वाला कोई काम कर सकते हैं, या हम अपनी बातें सीक्रेट रखें, किसी को बताया ही नहीं क्योंकि छुपाने वाला हाउस है, तो हमने इसके एट्रीब्यूट्स पकड़ लिए। ऐसी ये है, ये अगर हमारा एक्टिवेट हो रहा है तो हम फौरन चले गए या फौरन से रिलेटेड काम कर लिया। और अगर हॉस्पिटल कह रहे हैं तो हॉस्पिटल से रिलेटेड काम भी तो हम कर सकते हैं। जरूरत है ना हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल जाके हम कैंटीन खोल लें, हॉस्पिटल में जाके हम दवाइयां कर लें, कुछ भी कर लें, है तो हॉस्पिटल ना। जेल है, कोई जरूरत है ना हम जेल में जाएंगे, जेल में कोई सप्लाई का काम कर लो, जेलर की नौकरी कर लो, हम जेल में आ गए ना। अगर वो कह रहे हैं मोक्ष, तो मोक्ष का मतलब ये थोड़ा है कि तुम साधु बन जाओ, साधु से रिलेटेड आइटम या साधु से रिलेटेड कुछ काम, उसके एट्रीब्यूट्स को हम अपने में ले आए, तो हमने उसकी माइनस चीजें थी उसको प्लस कर लिया, तो नेगेटिव चीजों को हमने प्लस कर दिया। तो ये एक सिंपल सा है कि 12 हाउस कुंडली में क्या होते हैं और क्या बताते हैं। समझ आया या नहीं आया? समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, और अगर समझ आया है तो बताओ, क्योंकि ये तो सिंपल बेसिक है। 12 के 12 हाउस अपने को क्या बता, ये तो बेसिक है, बेसिक अपने को क्लियर होना चाहिए। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10, ये 11, ये 12, ये कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, इनके जब कुंडली बनाते हैं तो ये राशियां, ये नंबर जो है ना बदल जाते हैं, वो राशियां होती हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा हाउस, इससे रिलेटेड किसी को पूछना है तो पूछो। सर जैसे मैं अपनी साथ साथ देख रही थी वो जो एस्ट्रोसेज का ना फर्स्ट वो होता है पेज, तो उसमें ना कई हाउसेस में खाली थी, मतलब कोई ग्रह नहीं था, कोई वो नहीं था। कोई बात नहीं, वो और वो हम कल पढ़ेंगे, वो चीज हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ हाउस पढ़ा है। अगर वहां खाली है तो एक राशि तो लिखी हुई है ना, ये माना यहाँ 5 है, यहाँ पर कोई ना कोई 8, 9, 10, 11, 12 कुछ तो लिखी होगी। जो राशि लिखी हुई है वो उसका प्लेनेट है, फिर हम उस प्लेनेट को ओके कहते हैं। वही चीज हम कल पढ़ेंगे। ओके ओके जब हम उन दोनों को मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो एक कुंडली को पढ़ने का तरीका आ जाता है, वो हम कल करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कौन से प्लेनेट है, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हम कल थोड़ा ब्रीफ में कल करेंगे। आज हम सिर्फ हाउस को कर रहे हैं। ओके ये सर। हाउस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं सर, सारा समझ आया आपने जो बताया। क्लियर है ये? हाँ जी। जो हमारा वैदिक का कोर्स होता है वो सिर्फ इसी के ऊपर आगे चलता है, लेकिन ये जो कोर्स है इसमें सिर्फ 2 दिन ही हम कुंडली पढ़ेंगे, फिर 2 दिन हम वास्तु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु पे चले जाएंगे कि वास्तु को और कुंडली को कैसे जोड़ेंगे। कम से कम बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। सर वैदिक का और एस्ट्रो वास्तु से हमारी जो डायरेक्शन है वो अलग होती है ना? देखो जी, एस्ट्रो वास्तु कई तरीकों से करते हैं। एस्ट्रो वास्तु का मतलब जो हमने कर दिया, एक हो गया एस्ट्रो और एक हो गया वास्तु। वास्तु। ठीक है जी, हम जो करेंगे इसको पहले करेंगे वैदिक से। वैदिक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नॉर्मल होता है। ठीक है जी, ये हो गया। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ एसडब्ल्यू आ गया, इस तरीके से सिंपल उसमें जाएगा ये हाँ वैदिक। जी। ठीक है जी, ये हो गया वैदिक। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक और तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं। लोग जो आजकल जो ज्यादा मोस्टली कर रहे हैं वो लाल किताब पे कर रहे हैं। लाल किताब में क्या होता है, सारी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये सर यही पूछ रही थी, मेरे को वही लगा। हम जो है मेन जो हम करेंगे वो वैदिक से करेंगे। ठीक है जी, लेकिन लाल किताब का भी आपको बताएंगे कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है। काम वो भी वही सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर यहां पर उत्तर है उसमें दूसरी डायरेक्शन है, अगर हिट्स यहां से उसमें आ रही है, आप वैदिक से करो चाहे उससे करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। करने का तरीका है, अब लोग बीएलएन से भी कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है जी, लोग न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं, उससे भी करते हैं, उसमें ग्रिड बना देते हैं, उस तरीके से भी करते हैं, लोग टैरो से भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चलता है
जो सबसे पुराना है वो वैदिक है, क्योंकि सारी चीजें वैदिक से ही निकल के आई। वैदिक मतलब वेद, वेदों से, सारी चीजें वेदों से निकली हैं। ये हमारा वैदिक है। वैदिक के बाद फिर ये लाल किताब है, फिर ये BNN है, फिर ये KP है, फिर ये जेमिनी है। ये सब इसके बाद इसकी ब्रांचेस हैं। बताएंगे हम दोनों डायरेक्शन, हम दोनों की बताएंगे, दोनों का चार्ट में आपको KP का और उसका मैं दोनों को भेज दूंगा। मोस्टली क्या है, ये डायरेक्शंस हैं, और जो हिट थ्योरी होती है वो KP से होती है, कृष्णमूर्ति पद्धति से। हम आपको ये वैदिक से भी देखना सिखाएंगे और KP से भी। डायरेक्शन वो आपकी मर्जी है, आप चाहे लाल किताब की ले लो चाहे वैदिक की ले लो। हम प्रैक्टिस वैदिक से करवाएंगे, और KP का भी आप उसकी भी डायरेक्शंस का हम आपको PDF दे देंगे। मेथड दोनों का सेम रहेगा। जी सर। क्लियर है मैडम? आप देखोगे मार्केट में कई तरह के लोग हैं, कुछ वैदिक से कर रहे हैं, लेकिन जो लाल किताब को ज्यादा मानते हैं, कहते हैं कि लाल किताब के अलावा कुछ है नहीं, वो लाल किताब से ही कराएंगे आप। मेन बात है, देखो जी, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो प्रॉब्लम लेके आया है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आप लाल किताब करो, वैदिक करो, डाउजिंग करो, ऑरा स्कैनर से करो, पेंडुलम से करो, जिससे मर्जी करो, उसको प्रॉब्लम का आंसर चाहिए। आप सिंपल पेंडुलम से कर दो, वो उससे भी खुश रहेंगे, उनको तो आंसर चाहिए ना। आंसर चाहिए। और ये सब चीजें चलती हैं आपके ऑरा से, ठीक है ना? तो ये चीजें जो हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किससे करना चाहते हैं। हमें जो है सामने वाले क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। अब कैसे करना है उसको कोई मतलब नहीं है, ही डोंट बॉदर आप कैसे कर रहे हो। आप लाल किताब से करो, वैदिक से करो, चाहे अपनी इंट्यूशन से कर दो बगैर कुंडली के, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है तो आपकी बल्ले बल्ले है। और प्रॉब्लम आपने इतना सब करने के बाद भी नहीं कर पाए तो वी आर थल्ले थल्ले। पंजाबी में कहते हैं ना, ऊपर होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, मतलब नीचे। बेसिकली आई एम पंजाबी, सो आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बल्ले बल्ले, थल्ले थल्ले। सर। ठीक है ना मैडम? जी सर। तो इस तरीके से है। जब हम इसको करेंगे तो हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने बताएंगे कि भैया हिट्स थ्योरी क्या होती है, कहां से हिट्स जो आ रही है वो नेगेटिव है और कहां से आ रही है पॉजिटिव है। हिट्स थ्योरी में होता क्या है, हमें सिर्फ सामान उठाना होता है, एक डायरेक्शन से उठा के दूसरी डायरेक्शन में रखना होता है। यही हिट्स होती है कि कहां से जो हिट्स पड़ रही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव है तो हटा दिया, पॉजिटिव है दूसरा सामान वहां रख दिया ताकि नेगेटिव हट जाए। आपको नहीं भी समझ आ रहा है, सिंपल, अगर आपने नेगेटिव भी हटा दी तो कम से कम उसके प्रॉब्लम तो दूर हो गई। रिजल्ट देर से मिलेगा कोई बात नहीं, नेगेटिव हटा दो। तो अपने को ये समझना है नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये हम 10 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। आज ये हमारा पहला दिन था, कल हम इसमें प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, परसों हम पढ़ेंगे कि वास्तु क्या होता है, 16 दिशाएं, 32 एंट्रेंस और 5 एलिमेंट्स। 2 दिन के अंदर वो फास्ट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि उसमें मैटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम कुंडली करते हैं वैदिक से, कि वैदिक से क्या उपाय करेंगे। फिर हम दोबारा करेंगे KP से, KP की हिट थ्योरी, KP की कुंडली बनती है, हम कुंडली नहीं पढ़ना सीखेंगे उसमें, सीधा हम जाएंगे उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। KP में वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होते हैं, वहीं से अपने को पता चलता है, क्योंकि इसकी तो डिग्री अलग होगी, उसकी डिग्री अलग होगी, तो वो हम KP का हिट थ्योरी इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें हमारी टोटल 10 क्लासेस होती हैं, 10 क्लासेस में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आज ये हमारी पहली क्लास थी। अब किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम है, एक बार नहीं आप 10 बार पूछो। मेरी हर क्लास में, क्लास होगी 35 की, तो क्वेश्चन आवर जब तक खत्म नहीं होते तब तक हमारी क्लास चलती है। वो 1 घंटा भी होती है और कई बार 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी चली जाती है। सर नोट्स मिलेंगे, PDF वगैरह? सर देखो, जो चीज लिखने वाली है उसके नोट्स मिल जाएंगे, जो समझने वाली है उसको कोई नहीं नोट्स दे सकता। ठीक है। अब जैसे हाउस है, हाउस से क्या देखना है ये आपको मिल सकता है, प्लेनेट है वो क्या बताते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन जो चीज समझने वाली है वो तो आपको समझनी ही पड़ेगी, उसको नोट्स में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रेमेडीज वगैरह करो। सर रेमेडीज तो समझने की है, वो हम आपको समझाएंगे। रेमेडीज कभी ऐसे नहीं होती, वो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है।
वो होता है ना उनके संबंधित वस्तु और सामान सर क्या एक तो होता है? होता है कि रेडीमेड रेमेडीज जो आपके दिमाग में बैठा दी, मैं वो काम नहीं करता। मैं आपके दिमाग की बत्ती जलाऊंगा और आप खुद डिसाइड करोगे कि यहाँ पर मैं क्या रखूं। एक होता है आपके दिमाग में घुसा दिया, भैया यहाँ पर धन्वंतरी जी की फोटो लगानी है, मतलब लगानी है, आप सिर्फ वही लगाओगे और कुछ नहीं करोगे। और एक हो गया आपके दिमाग को मैंने खोलना है, भैया यहाँ ये आ रहा है, इस एलिमेंट को हमें यहाँ लेके आना है, क्या क्या चीजें जो इस एलिमेंट से आती हैं वो आप डिसाइड करोगे। तो मेरा जो तरीका वो है वो थोड़ा सा अलग है, मैं रमेश भाई आपको नहीं एलिमेंट की पढ़ाता। बात कर रहा था मैं। एलिमेंट क्या होते हैं, हर ग्रह के राशियों के एलिमेंट क्या क्या होते हैं वही। सर हम वास्तु जब करेंगे ना 2 दिन, तो उसके एलिमेंट भी पढ़ेंगे, 5 एलिमेंट्स को भी पढ़ाऊंगा मैं। हम्म। एयर, अर्थ, 2 दिन में 16 जोन, 32 एंट्रेंस और 5 एलिमेंट्स, उनको भी मैंने कहा ना वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो 2 दिन में कंप्लीट करना होगा। उसको भी कराएंगे हम कि वाटर देवता भी एलिमेंट आते हैं, क्या होता है, 45 अर्थ देवता, एलिमेंट क्या है, 45 एयर देवता। एलिमेंट क्या है। 45 देवता भी आते हैं। नहीं सर, ये 45 देता वो वास्तु का कोर्स है सर, ये सिर्फ एस्ट्रो वास्तु है। ये एस्ट्रो वास्तु है, अगर सर आपको वो करना है, वो फिर पूरा डिटेल वास्तु का कोर्स होता है प्रोफेशनल, जिसमें 21 क्लासेस सिर्फ वास्तु की होती हैं। वो मेरा अभी बैच चल रहा है, वो अब खत्म होने वाला है, जैसे ही वो खत्म होगा वो अगले भी खत्म हो जाएगा। वो फिर रात को 9 बजे से स्टार्ट होगा मेरा बैच। उसमें 45 देवता भी आते हैं, इसके अंदर देवता नहीं आते, इसमें सिर्फ कुंडली से सामान इधर से उधर करना, वो एस्ट्रो वास्तु में आता है। एस्ट्रो वास्तु में कभी 45 देवता नहीं आते, किसी का भी कोर्स कर लो। 45 देवता एडवांस वास्तु के अंदर आते हैं। आज जो हमने पढ़ा इससे ओके रिलेटेड सर, कुछ बहुत पूछना अच्छा है लगा। तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो चीज आप पूछ रहे हो वो वास्तु का कोर्स है, ये एस्ट्रो वास्तु है। अगर आप वो डिसाइड करना चाहते हो, वो नेक्स्ट वीक से हमारा स्टार्ट होगा रात को 9 बजे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आएगा सर? हाँ जी। इसके अंदर क्या क्या होगा? सर वो पूरा वास्तु होगा, वास्तु से रिलेटेड। उसमें तो हर ओ- चीज होगी, जमीन कैसे देखनी है, प्लॉट कहाँ से कटा है, बड़ा है, क्या उसमें करना है, कहाँ पे टॉयलेट आएगा, कहाँ पर किचन आएगा, इसमें वो सब चीज नहीं आएगी। इसमें सिर्फ कुंडली का और वास्तु मैप को हम ऐड कर देंगे कि प्रॉब्लम महादशा से कौन से प्लेनेट की आ रही है, उसको हम रेमेडीज करेंगे इसमें। और उसमें हम हर एक चीज देखेंगे, बच्चों को कहाँ एस्ट्रो बैठना है, वास्तु भी। बड़ों को कहाँ बैठना है, कहाँ पर अगर शादी नहीं हो रही है तो कहाँ जाके बच्चे को बैठाना है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है तो कौन सी डायरेक्शन को देखनी है। वो पूरा डिटेल्ड कोर्स है सर वास्तु का, ये एस्ट्रो वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु और वास्तु, उसमें वास्तु अलग होता है, एस्ट्रो वास्तु अलग होता है सर। वास्तु में एस्ट्रो वास्तु भी शामिल होगा? सर वो अलग है, वास्तु प्लस एस्ट्रो वास्तु वो अलग हो जाता है। एस्ट्रो वास्तु कुंडली के बेस पर होता है और वास्तु 16 जोन 32 एंट्रेंस पे होता है, वो घर के मैप के ऊपर होता है। जब हम सारा कुछ कर लेते हैं, अगर अपने को रिजल्ट नहीं मिलता फिर हम जाके कुंडली देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु में हम उसकी हेल्प लेते हैं। जी जी। अगर आपको जैसे किसी का वास्तु नहीं आता और आपने कुंडली से थोड़ा बहुत देखना है तो आप एस्ट्रो वास्तु से कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल वास्तु देखना है तो उसके लिए पूरा वास्तु कोर्स अलग से होगा। ये इसको ऑन पे क्यों रखा तूने? कलर का ऑन पे होगा ये। ये प्लीज जिसकी साउंड आ रही है वो अपने आप म्यूट कर ले। क्लियर है? वास्तु और एस्ट्रो वास्तु थोड़ा सा अलग है। एस्ट्रो वास्तु में जैसे आपको वास्तु नहीं आता, कुंडली नॉलेज है, तो आप इससे उनको बेसिक उपाय बता सकते हो कि आपका ये वैसे है। और जो वास्तु है वो डिटेल्ड कोर्स है, उसमें टोटल 21 क्लासेस हैं, जिसमें बेसिक से स्टार्ट होता है और एडवांस तक जाता है, जो कि 45 देवता उसके अंदर है। इसके अंदर आप कुंडली से आप उपाय बता रहे हो, इसमें आप मैप नहीं देखोगे, आप वैसे ही बता दोगे ये डायरेक्शन है तो आप आपकी घर की इस डायरेक्शन में ये सामान पड़ा है, उसको हटा के वहां कर दो। जैसे माना शनि की महादशा चल रही है तो 10 और 11 शनि के हैं, ठीक है जी, वेस्ट डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में शनि का कोई सामान पड़ा है जो कि नेगेटिव हिट दे रहा है, उसको वहां से हटा दो। और कहां पर पॉजिटिव हिट जा रही है वो आप इसमें देखोगे, उस डायरेक्शन में रखवा दोगे, वो कुंडली से होगा। लेकिन आपको पूरे घर का वास्तु करना है, उसके लिए आपको मैप चाहिए, मैप के अंदर 32 जोन 16 जोन, उस हिसाब से पूरा डिटेल स्टडी चाहिए, वो अलग हो जाता है। ये एस्ट्रो वास्तु है। क्लियर है?
सर आप एक नहीं 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरी क्लास में किसी को मना नहीं है, मेरा आधे से ज्यादा टाइम क्वेश्चन के ऊपर ही जाता है, और मेरा 1 to 1 रहता है, मेरी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, 5 7 10 इससे ऊपर नहीं होते, और मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, सब में इतने ही मिलेंगे आपको, और कोई भी रिकॉर्डिंग उठा लो, किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर हमने ना दिया हो या किसी का नंबर ना आया हो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो हम आज का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, फिर हम कल करेंगे आगे प्लेनेट क्या होते हैं। नहीं पूछना है तो ठीक है, हम फिर सेशन को एंड करते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो हम कवर कर चुके हैं, फिर हम कल मिलेंगे सुबह 10:30 बजे। अभी भी टाइम है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड कर रहे हैं। हैव ए गुड डे, गुड बाय।